दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 11, जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस अध्याय को शुरू करें, हम आपको बता दें कि ये जो अध्याय है हमारा 11वां अध्याय, ये उसी क्रम में है। ये इकाई 4 जो हमारा पाठ्य पुस्तक की जो इकाई 4 है उसका हिस्सा है और उसका एक अंतिम भाग है। उसमें हमने आपको पहले बताया, जब इकाई 4 शुरू की थी हमने, तो आपको बताया था कि इस इकाई में हमने मुख्य रूप से 3 अध्याय लिए हैं, अध्याय 9, अध्याय 10 और अध्याय 11, और इसका नाम है आधुनिकीकरण की ओर। तो आधुनिकीकरण की ओर जब पूरा विश्व बढ़ रहा है, विशेषकर 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की बात करें, हमने शुरू में बताया कि हम यहाँ पर आपको 300 वर्षों का इतिहास बता रहे हैं। 1700 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक इसमें हम पूरा इतिहास शामिल कर रहे हैं। और शुरू में जब हमने 9वां अध्याय पढ़ा था तो हमने आपको औद्योगिक क्रांति के बारे में बताया था, विस्तार से उसके बारे में बताया कि उसके क्या कारण थे, वो इंग्लैंड में ही क्यों हुई, उसके क्या प्रभाव पड़े, कौन कौन से आविष्कार उसमें हुए, और उसके अंत में हमने देखा था कि क्या वाकई में औद्योगिक क्रांति एक क्रांति है अथवा नहीं। इस पर विचार किया था। इसके बाद हमने जो अगला 10वां अध्याय है उसमें हमने विस्तार से इस बारे में बात की थी, किस तरह के जो औपनिवेशिक आक्रमण हुए जब बाकी उत्तरी अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पर किस तरह से मूल निवासियों को विस्थापित होने पड़ा। तो मूल निवासियों के विस्थापन की बात हमने वहाँ पर की थी, और किस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका एक शक्ति के रूप में उभरा उसकी बात हमने की थी। और बाद में वहाँ के मूल निवासियों के प्रति वहाँ जो औपनिवेशिक साम्राज्य के संस्थापक थे, यूरोपीय जो लोग थे, प्रवासी थे, उनकी सोच में किस तरह से बदलाव आया उस पर हमने चर्चा की थी। और आज के इस इकाई के अंतिम अध्याय में, और ये पाठ्यपुस्तक का भी अंतिम अध्याय है, यानी अध्याय 11 जो है, इसमें हम देखेंगे कि आधुनिकीकरण के रास्ते जो हैं उनकी बात करेंगे कि आखिर जो विश्व है वो आधुनिकीकरण की ओर कैसे बढ़ा, और जो इसके, हालांकि ये पूरे दुनिया में अलग अलग घटनाएं यहाँ पर हो रही थी, लेकिन यहाँ हम केवल और केवल बात करेंगे एशिया के दो महत्वपूर्ण देशों के बारे में। हम बात करेंगे चीन के बारे में और हम बात करेंगे जापान के बारे में, कि आखिर चीन और जापान ने ये आधुनिकीकरण के जो रास्ते थे किस प्रकार तय किए। हम देखेंगे दोस्तों, इन दोनों ही देशों ने अलग अलग रास्ते अख्तियार किए थे इस आधुनिकीकरण के लिए। जहां जापान ने एक औद्योगिक शक्ति के रूप में आया, वो औपनिवेशिक शक्ति भी बना, वहीं चीन की शुरुआत इस तरह से नहीं हुई, उसकी शुरुआत बहुत धीमी थी। और बाद में जाकर हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत में, लगभग 20वीं शताब्दी के अंत में वो जाकर एक महाशक्ति के रूप में उभरता है। तो इन दोनों ही शक्तियों के बाद, दोनों ही देशों के इतिहास पर नजर डालेंगे, इनकी क्रांतियों पर नजर डालेंगे, किस तरह से इन्होंने अपने आप को बदला, उस पर बात करेंगे इस पूरे अध्याय में। तो आज का जो भाग है इसका, वो है इसका परिचय। हम यहाँ पर केवल आपको परिचय देंगे इस भाग में, और बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि की और निरंतरता की, यानी कि हम इस अध्याय की पृष्ठभूमि आपको बताएंगे, और इसके अलावा निरंतरता जो भी हमने आपको बता दी, जो पिछले अध्यायों से इसकी निरंतरता आपको बता दी है हमने। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय लेते हैं। बात करें कि यहां हमने आपको बताया कि यह अध्याय हमारा विशेष रूप से चीन और जापान पर केंद्रित रहे। हालांकि हम दक्षिण कोरिया के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से हमारा जो ध्यान है वो जापान और चीन के इतिहास पर रहेगा। और हम देखेंगे कि किस प्रकार इन दोनों देशों ने आधुनिकीकरण के रास्ते तय किए, जो हमारे पूरे विशेषकर एशिया के लिए एक मॉडल साबित हुए थे। 19वीं सदी की घटनाएं जो हैं वो चीन और जापान की स्थिति को बताती कि 19वीं शताब्दी में कौन कौन सी घटनाएं हुई, पूरा इस अध्याय में हम उनका अध्ययन करेंगे। विशेष रूप से 19वीं और 20वीं शताब्दी की जो घटनाएं हैं, 20वीं शताब्दी की घटनाएं भी हम इस अध्याय में अध्ययन करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें चीन की, चीन उस समय जो पृष्ठभूमि है, चीन की पृष्ठभूमि क्या रही होगी, तो चीन में उस समय जो छिंग राजवंश है वो शासन कर रहा था। हम देख रहे हैं कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरे जो पूर्वी एशिया है वहां पर चीन का एक आधिपत्य था, एक बड़ी शक्ति के रूप में चीन था, लेकिन और वहां पर छिंग राजवंश शासन कर रहा था। लेकिन शीघ्र ही हम देखते हैं कि जो चीन 20वीं शताब्दी तक आते आते चीन अपनी इस आभा को खो बैठता है और औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का वो शिकार हो जाता है, और देश जो है पूरी तरह से गृह युद्ध और अशांति में चला जाता है। जो चीनी प्रतिक्रिया इस औपनिवेशिक आक्रमण के प्रति और इस गृह युद्ध के प्रति और अपनी विपरीत परिस्थितियों के प्रति जो चीन की प्रतिक्रिया थी, वो बहुत ही धीमी प्रतिक्रिया को हम देखते हैं, क्योंकि चीन के सामने अनेक समस्याएं उस समय थी। एक तो अपना विकास उसे करना था, दूसरी बात है उसे औपनिवेशिक साम्राज्य से अपने आप को आज़ाद कराना था, अपनी संप्रभुता प्राप्त करनी थी, और एक चीन के समाज में एक समानता स्थापित करनी थी। इसीलिए चीन के सामने कई तरह की समस्याएं थी। एक दूसरी बात है, परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का भी प्रयास किया, क्योंकि चीन के जो नेता थे, चीन का जो राजनीतिक नेतृत्व था, उनको ये लगा कि उनकी जो परंपराएं हैं वो बाधक है उनके विकास में। इसीलिए उन्होंने अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया और उसमें आधुनिकीकरण को लाने का उन्होंने प्रयास किया। यहाँ उन्होंने दोहरे मकसद उनके यहाँ थे। एक तो औद्योगिक आर्थिक उन्नति करना,
चीन के लिए दो महत्वपूर्ण चुनौतियां थी कि एक तो किस प्रकार वो अपनी आर्थिक उन्नति करे और दूसरा था कि जो औपनिवेशिक शक्तियों का अंत करें, जो विशेष रूप से उसके ऊपर पश्चिमी जो देश थे वो और प्लस जापान का जो औपनिवेशिक आक्रमण था, उसके ऊपर औपनिवेशिक साम्राज्य वहां था, उसको किस प्रकार से उसका अंत करके एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में वो तैयार हो। हम देखते हैं कि क्रांति, चीन इसके लिए जो रास्ता अपनाता है वो क्रांति का रास्ता। 20वीं शताब्दी में चीन ने विशेषकर इसके लिए क्रांति का रास्ता अपनाया था। हम देखते हैं कि 1911 में किस तरह से क्रांति होती है, 1921 में जाके साम्यवादी दल की स्थापना होती है, फिर 1949 में अंततः आकर एक बड़ी साम्यवादी क्रांति होती है और चीन में एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है और एक गणतंत्र की स्थापना वहाँ होती है। और उसी रास्ते पे चल के फिर हम देखते हैं 1970 का दशक जो आता है उसमें एक व्यापक आर्थिक सुधार किए जाते हैं चीन में और चीन एक आधुनिक राष्ट्र बन जाता है। और आज अगर हम बात करें तो चीन जो है अपने आप में एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है और यहाँ पर पूरी तरह से साम्यवादी जो दल है उसका राजनीतिक नियंत्रण आज स्थापित है। अब हम ये तो हमने चीन का थोड़ा पृष्ठभूमि आपको बता दी है। अब हम बात करें जापान की कि जापान की पृष्ठभूमि क्या है। दोस्तों, जहाँ चीन एक बड़ी शक्ति के रूप में था 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में और पूर्वी एशिया की एक प्रमुख शक्ति था, वही जापान जो था वो एक छोटा सा द्वीप समूह था और एक अलग थलग पड़ा हुआ राष्ट्र था। लेकिन जापान की जो कहानी है, आधुनिकता की जो कहानी है, वो बहुत ही शानदार है और रोमांचित करने वाली कहानी है। किस प्रकार एक छोटे से देश ने पूरे पूर्वी एशिया पर अधिकार कर लिया था, किस तरह से उसने अपना औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किया। न केवल औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किया बल्कि उसने एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी बनकर वो उभरा था। तो जापान की बात करें, एक आधुनिक राष्ट्र राज्य का, अगर आधुनिक राष्ट्र राज्य की बात करें तो सबसे अच्छा मॉडल हमें यहाँ दिखाई देता है। इसने अपना औपनिवेशिक साम्राज्य भी बनाया, विशेषकर ताइवान और कोरिया पर विजय प्राप्त की और यहाँ तक कि अपनी जो आदर्श भूमि थी चीन, उस पर भी इसने आक्रमण किया और उसको युद्ध में हराया। और उस समय की सबसे बड़ी शक्तियों में जो शुमार थी रूस, उसको भी इन्होंने पराजित किया था। युद्ध विजय की बात करें, हमने रूस और चीन को इसने पराजित किया था। 1945 का, हालांकि अपनी औपनिवेशिक साम्राज्यवादी सोच के चलते, औपनिवेशिक सोच के चलते जो जापान था वो द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा था और द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी जब पराजय हुई अमेरिका के हाथों, पर्ल हार्बर की घटना के बाद और नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिराए गए, तो उसके बाद जापान ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था। लोकतांत्रिक आधिपत्य की यहाँ पर फिर शुरुआत होती है अमेरिका के नेतृत्व में। और 1970 का जो दशक था, यहाँ भी हम देखते हैं कि 1970 के दशक के बाद यहाँ व्यापक आर्थिक सुधारों को तरजीह दी जाती है और पश्चिमी प्रभुत्व को भी यहाँ पर चुनौती दी जाती है। विशेषता की बात अगर हम करें, जापान की जो प्रमुख विशेषता है वो है परंपरा की सुदृढ़ता, इसकी सीखने की शक्ति और राष्ट्रवाद जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। एक तो ये अपनी परंपराओं में बहुत अधिक विश्वास करते हैं और दूसरी बात है सीखने की शक्ति, जो जापान ने दूसरे राष्ट्रों से सीखा, विशेषकर पश्चिमी राष्ट्रों से इसने बहुत कुछ सीखा आधुनिकीकरण के लिए। और इसके अलावा इसका जो राष्ट्रवाद की जो शक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि जापान आज भी एक बड़ी शक्ति के रूप में एशिया में स्थापित है। अब देखिए हम इसमें किन किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, एक बार वो बात देख लेते हैं। यहाँ हम सबसे पहले परिचय अभी आपको बताया हमने, पृष्ठभूमि और निरंतरता की बात हम करेंगे। इसके अलावा हम एक आधारभूत जानकारी भी आपको देंगे जापान और चीन के बारे में। अभी हमने कुछ आपको बता दिया जापान और चीन के बारे में। इसके अलावा अभी हम और बात करेंगे इसके भौगोलिक विशेषताओं की, जापान और चीन की किस तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक स्थिति है विश्व के मानचित्र में, वो भी आपको एक बार हम बताएंगे। राजनीतिक व्यवस्था, अब हम बात करेंगे जापान पर, एक बार ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करेंगे जिसमें हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे। जापान की जो राजनीतिक व्यवस्था शुरू में कैसी थी और बाद में किस तरह से मेजी पुनर्स्थापना वहां पर होती है और आधुनिकीकरण का रास्ता शुरू होता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का जो आधुनिकीकरण है मेजी पुनर्स्थापना के बाद वो कैसे शुरू होता है। औद्योगिक मजदूर जो थे उनकी क्या परिस्थितियां थी जापान में, वो अन्य राष्ट्रों से किस प्रकार से अलग थे, उसके ऊपर बात करेंगे। एक आक्रामक राष्ट्रवाद जब जापान ने अपनाया तो उसके क्या परिणाम हुए, द्वितीय विश्व युद्ध में वो कूद पड़ा था और उसके बाद उसकी हार हुई थी, उसके ऊपर एक चर्चा करेंगे हम। इसके अलावा हम बात करेंगे पश्चिमीकरण और परंपरा की, पश्चिमीकरण की बात करेंगे और परंपरा की, किस प्रकार जापान ने आखिर पश्चिमीकरण और अपनी परंपराओं में तालमेल बैठाने का प्रयास किया, किन किन विद्वानों ने कोशिश की कि वो अपनी परंपराओं से जुड़े रहने का आग्रह उन्होंने किया। तो पश्चिमीकरण और परंपरा के बीच तालमेल की बात करेंगे। इसके अलावा रोजमर्रा की जो जिंदगी है जापान की, वो किस तरह से आधुनिकीकरण ने जापान की जो दिन प्रतिदिन की जो जिंदगी थी, जो जीवन था, उसको किस तरह से उसने पूरी तरह से बदल दिया, उस पर बात करेंगे। आधुनिकता की विजय होती है, पश्चिमीकरण पर आधुनिकता की विजय किस प्रकार होती है, साम्राज्यवाद पर आधुनिकता की विजय किस प्रकार होती है, उस पर बात करेंगे। और हार के बाद, जब जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाता है, उसके बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने की जो कहानी है, वापसी है, वो एक अपने आप में एक चमत्कार के समान है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे चीन के बारे में, चीन का एक परिचय हम लेंगे। उसके बाद गणतंत्र की स्थापना, इस परिचय में हम थोड़ी पृष्ठभूमि की बात करेंगे कि चीन में
साम्राज्य थे, चीन में जो वंश थे कई, उनका साम्राज्य किस प्रकार का था। हम शोगुनों की बात इसमें करेंगे कि जो राजा के स्थान पर शासन करते थे शोगुन, उनकी बात करेंगे, समुराय की बात करेंगे। तो ये लोग किस तरह से चीन पर शासन करते थे उसकी बात करेंगे। उसके अलावा फिर गणतंत्र की स्थापना चीन में होती है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और चीनी साम्यवादी दल का उदय, फिर 1921 में चीनी साम्यवादी दल का उदय होता है और उसका कुओमिंतांग के साथ संघर्ष होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। नए जनवाद की स्थापना जो है 1949 से लेकर 1965 के बीच नए जनवाद की स्थापना होती है माओ से तुंग के नेतृत्व में, उसके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दर्शन का टकराव, आखिर किस प्रकार सांस्कृतिकरण, जब संस्कृति और वहाँ के जो पश्चिमी मूल्य थे और वहाँ के खुद के जो चीन के अपने मूल्य थे उनके बीच एक टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, वो 1965 से लेकर 1978 का जो दौर था उसके ऊपर भी हम एक नज़र डालेंगे। 1978 से शुरू होने वाले जो सुधार हैं उनकी बात करेंगे, जिसके आधार पर चीन एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। ताइवान का जो किस्सा है, ताइवान का जो किस्सा है उसकी बात भी हम करेंगे। यहाँ पर ताइवान ने किस प्रकार से वो अपने मूल भूमि से अलग हो गया था और वहाँ किस प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना हुई, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर एक और खास बात है, हम कोरिया की बात भी यहाँ पर करेंगे। कोरिया जो प्रायद्वीप है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि जो कोरिया प्रायद्वीप है किस तरह से वो दोनों कोरिया, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया अलग हुए, वहाँ पर किस प्रकार आधुनिकता की लहर आई, उसके ऊपर हम बात, विशेषकर यहाँ पर दक्षिणी कोरिया पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे आधुनिकता के दो मार्ग, ये जो आधुनिकता के दो अलग अलग मार्ग थे जो कि चीन ने और जापान ने अपनाए, वो किस तरीके के थे और किस तरह से उन्होंने विकास किया, उसकी एक समीक्षा करेंगे अंत में हम। तो इस प्रकार हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे इस पर चर्चा कर लिया हमने। अब हम देखते हैं कि परिचय, चीन का कुछ एक आधारभूत जानकारी आपको दे देते हैं। यहाँ पर चीन का मानचित्र आपको दिया गया, ढंग से आप देख लेंगे चीन का मानचित्र। ये चीन जो है एशिया महाद्वीप में आता है और किस प्रकार चीन जो है दुनिया का कितना बड़ा देश है, या मंगोलिया है इस तरफ, या कजाकिस्तान है, या किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, पाकिस्तान, और ये भारत, यहाँ पर हमारा प्यारा भारत इस तरफ है। इसके अलावा भूटान, नेपाल की सीमा लगती है इससे, म्यांमार की सीमा इससे लगती है, वियतनाम, लाओस, और यहाँ पर एक बड़ा समुद्र है साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी की बात करें, जिसको लेकर अक्सर विवाद रहता है दुनिया के अन्य देशों से चीन का। अब देखते हैं, तो चीन का मानचित्र अवश्य होना चाहिए आपका जब हम चीन का अध्ययन करें। जापान का अध्ययन करें तो जापान का मानचित्र आपके पास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भौगोलिक जो है चीज़ें हैं, क्योंकि इन देशों के इतिहास को इनके भूगोल ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। ना केवल इन देशों के इतिहास को प्रभावित किया, बल्कि दुनिया के किसी भी देश का इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ का भूगोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये कहा भी जाता है दोस्तों कि जो इतिहास का नाटक है वो हमेशा भूगोल के रंगमंच पर ही खेला जा सकता है। तो इसीलिए भूगोल की जानकारी भी अवश्य आपको होनी चाहिए। अब बात करें चीन की, तो चीन अपने आप में एक विशाल महाद्वीपीय देश है, बहुत बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से, ना केवल जनसंख्या की दृष्टि से बल्कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बहुत बड़ा देश माना जाता है। तो विशाल महाद्वीपीय देश है अपने आप में ये। अनेक जलवायु क्षेत्र, यहाँ पर इतना विशाल देश है कि अनेक जलवायु क्षेत्रों में बटा हुआ है। 3 प्रमुख नदियाँ हैं इसकी, याद रखिएगा, पीली नदी, यांगती नदी और पर्ल नदी। इन तीनों नदियों ने ही जो चीन का राजनीतिक आर्थिक जो इतिहास है उसको गढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसका जो शानदार इतिहास हम बाद में देखते हैं। प्राचीन काल से चीन भी दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है और उसका जो इतिहास है इन नदियों के किनारे ही विकसित हुआ है। प्रमुख जाति समूह यहाँ पर है वो है हान। सबसे प्रमुख जाति समूह यहाँ का हान माना जाता है और यहाँ की जो प्रमुख भाषा है वो चीनी भाषा है। अन्य राष्ट्रीयताएं भी यहाँ पर है, जैसे ईदुर, हुई, मांचू, तिब्बती आदि अन्य राष्ट्रीयताएं भी हमें चीन में देखने को मिलती है। चीनी भोजन की अगर हम बात करें तो कैंटोनी जो भोजन है वो बहुत ही प्रसिद्ध है चीन का, जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा डिमसम है, चावल है, गेहूँ है, ये भी खेती यहाँ पर चीन में की जाती है। अब हम बात करें जापान के भूगोल पर अगर हम ध्यान दें तो ये जापान का एक मानचित्र आपको दिया गया। जापान जो है अपने आप में एक द्वीपों की एक श्रृंखला है। देखिए आप, द्वीपों की एक श्रृंखला है मुख्य रूप से, और ये लगभग ईस्ट जो एशिया है, पूर्वी एशिया में ये जापान पड़ता है। इसके अलावा प्रमुख द्वीप जो इसके अगर हम बात करें तो होन्शु द्वीप है इसका एक, तो ये यहाँ पर होन्शु द्वीप दिया, सबसे बड़ा जो द्वीप है इसका होन्शु द्वीप है। क्यूशु द्वीप इसका है। इसके अलावा क्यूशु द्वीप यहाँ पर आपको दिया गया है, क्यूशु, ये देखिए ये द्वीप यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अलावा शिकोकू द्वीप इसका है, शिकोकू द्वीप यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अलावा होकाइडो जो है वो द्वीप जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया, ये रहा। तो ये 4 प्रमुख जो द्वीप हैं जापान के, प्रमुख द्वीप माने जाते हैं और एक द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में आपको ये देश दिखाई देता है। अधिकांश क्षेत्र जो है, खास बात है कि इसका जापान का जो अधिकांश क्षेत्र है वो भूकंप क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण भूकंप प्रभावित क्षेत्र रहता है, जिसने इसकी संस्कृति और इसके इतिहास को और इसकी अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है।
इसकी पशुपालन यहाँ नहीं किया जाता है, लेकिन और यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है चावल। और मुख्य रूप से जापान जो है व्यापारिक अर्थव्यवस्था है, व्यापार का महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर है, तो कृषि और पशुपालन की उतनी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा एक प्रमुख व्यवसाय यहाँ का मछली पालन भी है, क्योंकि बहुत अच्छे मत्स्य क्षेत्र जो है दुनिया के यहाँ पर जापान में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस पहले भाग में ये अध्ययन किया है कि किस प्रकार ये जो अध्याय हमारा है आधुनिकीकरण के रास्ते जो हैं इसका एक हमने परिचय लिया है, इसकी पृष्ठभूमि और इसकी निरंतरता देखी, और हमने जो यहाँ दो प्रमुख देशों का हम अध्ययन करेंगे, चीन और जापान, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, उनकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में आपको एक आधारभूत जानकारी दे दी है। आगे के भाग में इसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम शुरुआत करेंगे जापान से और उसकी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार थी, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे के भागों में। तब तक के लिए धन्यवाद।